स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का चौथा अध्याय, जिसका नाम है प्राणी जगत या जंतु जगत। इस जगत में हम लोगों ने एक एक संघों के बारे में अध्ययन जारी रखा है, जिसमें आप लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था संघ पोरीफेरा के सदस्यों के बारे में कि संघ पोरीफेरा के सदस्य कौन कौन से हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो ये आप लोगों ने अध्ययन कर रखा है। आज दूसरा जंतु जगत का अर्थात प्राणी जगत का दूसरा संघ पढ़ेंगे, जिसका नाम है संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। याद रखेंगे, ये संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया जो संघ आप देख रहे हैं, इनमें कुछ कोशिकाएं होती है, स्पेशल विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दंश कोशिकाएं जिनको कहा जाता है। और उन दंश कोशिकाओं का नाम है निमैटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट, जिसके कारण इन्हें नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है। उन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही निमैटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट के कारण इन्हें नाइडेरिया कहा जाता है। जैसे हाइड्रा हो गए, इसके एग्जांपल्स में हाइड्रा के आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हाइड्रा की आंतरिक संरचना को भी हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके मुख्य कैरेक्टर क्या हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हैं। तो याद रखेंगे, पहले हाइड्रा का डायग्राम आप लोग खींचेंगे, इसके बाद आगे हम इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। तो ये हाइड्रा की संरचना है स्टूडेंट्स। एक सिलेंट्रेटा संघ का या नाइडेरिया संघ का प्राणी है, जिसका नाम है हाइड्रा। ये हाइड्रा का आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हाइड्रा। याद रखेंगे, ये हाइड्रा का माउथ इस जगह होता है, आप लोग नोट कर लेंगे। ये हो गया इसका माउथ, और ये संस्पर्शक हो गए, इन्हें कहा जाता है संस्पर्शक कहा जाता है। टेंटिकल्स संस्पर्शक कहा जाता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रा फेमस है। ये जो प्राणी सिलेंट्रेटा संघ का जो प्राणी आप देख रहे हैं हाइड्रा, यह फेमस है। इनमें जो जनन की विधि होती है मुकुलन द्वारा, अर्थात नए जीव की उत्पत्ति मुकुलन द्वारा करता है। अर्थात इसमें ऐसे छोटा सा मुकुल का उभार होता है, ऐसे छोटा सा मुकुल का उभार होता है, और यह मुकुल यहाँ से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। इस विधि को मुकुलन कहते हैं। तो आपको वो आगे पढ़ना है, बस ये याद रखेंगे कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि इसकी आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे। इतने भागों को काटेंगे और इनके भागों का यहाँ पर डायग्राम बनाकर अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ आप डायग्राम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर, आंतरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आंतरिक संरचना बनाएंगे। इसका राउंड शेप यहाँ बनाएंगे, छोटा सा गोला। एक गोला हमने बनाया स्टूडेंट्स, इस गोले को रिपीट करेंगे। रिपीट कर लीजिए फिर से, डबल लेयर, इस गोले को हमने डबल लेयर कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा साइज मिला लेंगे, मोटा पतला हो रहा है। तो आपने डबल लेयर राउंड इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बनाया है।
अब इसके संरचना को बनाएंगे आगे। तो आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर खींचते चलेंगे मेरे साथ। तो ये वह लेयर हो गई स्टूडेंट्स। अंदर आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे मेरे साथ में। तो आप लोगों ने यहाँ से इस भाग को काटा है, खड़ी काट काटा है और यहाँ पर स्ट्रक्चर डायग्राम खींचा है। इनके भागों के आप लोग नाम लिख लेंगे। हाइड्रा एक प्राणी है सिलेंट्रेटा संघ का। सबसे पहले आप लोग लेयर के नाम लिखेंगे। ये आउटर लेयर जो देख रहे हैं ये एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो आउटर लेयर देख रहे हैं इसके अंतर्गत का जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये हो गई एपिडर्मिस। इसके बाद इसके मध्य में एक फूड स्टोर होता है, फूड मटेरियल है, फूड। फूड जबकि गैस्ट्रोडर्मिस है ये वाला, गैस्ट्रोडर्मिस बोला जाता है स्टूडेंट्स। इसे बोला जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। डर्मिस, ये गैस्ट्रोडर्मिस हो गया। ये फूड मटेरियल स्टोर होता है, यहाँ पर फूड होता है। और ये हो गया एपिडर्मिस। और ये जो बीच में खाली स्थान देख रहे हैं इसे कहा जाता है केंद्रीय संवहनी गुहा। इसे कहा जाता है, इस खाली स्थान को, केंद्रीय संवहनी गुहा। केंद्रीय संवहनीय
गुहा, इंद्रिय संवहनी गुहा। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सेंट्रल वास्कुलर कैविटी भी कहा जाता है इसको। तो आप लोगों ने यहाँ पर हाइड्रा के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर लिया। अब इनके मुख्य कैरेक्टर को आप लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रमुख लक्षण। तो मुख्य लक्षण हेडिंग डालकर नोट करेंगे इसके मुख्य कैरेक्टर को। मुख्य लक्षण, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। संघ सिलेंटेटस, संघ के प्राणियों के प्रमुख लक्षण को आप लोगों को स्टडी करना है, जिसके बारे में हमने बता रखा था शुरू में ही, जब आपको बेसिक आधार बता रहे थे कि वर्गीकरण का बेस क्या है, आधार क्या है। तो उसमें बताया था कि जो संघ सिलेंटेटा के प्राणी होते हैं ये अरीय सममित वाले होते हैं, अरीय सममित वाले प्राणी हैं। अर्थात किसी भी भाग से, केंद्रीय अक्ष से इन्हें दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे प्राणियों को कहा जाता है अरीय सममित प्राणी। आगे हमने बताया था इसके बारे में, याद रखेंगे। आगे भी हम इनमें बताया था कि अरीय सममित के साथ साथ ये सभी कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? तो ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं। ये प्राणी सभी समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, इसमें लिखते भी आप लोग चलेंगे मुख्य लक्षण में कि इस संघ के मुख्य कैरेक्टर निम्न हैं। इस संघ के प्राणियों के मुख्य लक्षण निम्न है। निम्न है। पहला आप लोग नोट करेंगे स्टूडेंट्स, इस संघ के प्राणी अरीय सममित वाले हैं, अरीय सममित वाले होते हैं, याद रखेंगे। इस संघ के प्राणी अरीय सममित वाले होते हैं तथा ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं। लिख लेंगे, तथा ये समुद्र में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? समुद्र में पाए जाते हैं,
कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। मीठे जल में भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं स्टूडेंट्स इस संघ के, किस समुद्र में तो पाए ही जाते हैं, लेकिन स्वच्छ जल में अर्थात मीठे जल में भी पाए जाते हैं, जैसे नदियों के, तालाबों के जल में पाए जाते हैं। क्लियर। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखेंगे, संघ नाइडेरिया के जंतुओं में उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये हमने आपको बेसिक आधार में बताया था। संघ नाइडेरिया के प्राणियों में उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अर्थात इनमें उत्तक ही मिलकर इनकी शारीरिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इनमें अंग और अंग तंत्र नहीं पाए जाते। याद रखेंगे, इनके शरीर में उत्तक ही पूरी शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इस कारण इनमें उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। क्लियर। तीसरा लिखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में इनके। तीसरा है स्टूडेंट्स, इन जंतुओं की शरीर भित्ति में 2 स्तर होते हैं। इन जंतुओं के शरीर भित्ति में दो स्तर होते हैं। कौन कौन स्तर स्टूडेंट्स? एक बाह्य स्तर, दूसरा अंतः स्तर, जिसको कहा जाता है पहला है बाह्य त्वचा, जिसको एक्टोडर्म कहा जाता है। और दूसरा अंतः त्वचा, जिन्हें एंडोडर्म कहा जाता है। ये 2 लेयर पाए जाते हैं इनके शरीर भित्ति में। आगे, इस कारण इन प्राणियों को हमने आपको द्विकोरिक और त्रिकोरिक बताया था। तो जब शारीरिक भित्ति के अर्थात इनके जो भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण के यदि 2 स्तर पाए जाते हैं उन्हें द्विकोरिक कहते हैं, और 3 स्तर पाए जाते हैं तो त्रिकोरिक। तो 2 स्तर पाए जाते हैं, इस कारण इन प्राणियों को द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। इस कारण इन प्राणियों को द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। द्विकोरिक प्राणी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं।
तो जब भ्रूण के स्तर के जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो होता है, विकासशील भ्रूण होता है, उनके दो स्तर पाए जाए तो डिप्लोब्लास्टिक, तो ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विकोरिक होते हैं। अगला कैरेक्टर लिखेंगे चौथा, इन दोनों स्तरों के बीच में मीजोगिलिया पाया जाता है। जो दोनों स्तर होते हैं, इन दोनों स्तरों के बीच में मीजोगिलिया पाया जाता है। तो लिखेंगे इन दोनों स्तरों के बीच मीजोगिलिया, याद रखेंगे मीजोगिलिया, ये अंडरलाइन कर लेंगे, मीजोगिलिया पाया जाता है, पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन कि किस संघ के प्राणियों में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मीजोगिलिया पाया जाता है? तो याद रखेंगे इनमें संघ सिलेंटेटा या निडेरिया संघ के प्राणियों में। आगे लिखेंगे आप लोग, इसी में जिनमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर दोनों स्तरों के बीच में मीजोगिलिया पाई जाती है, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। अगला लिखेंगे, इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। पांचवा कैरेक्टर लिखेंगे, इन प्राणियों में केंद्रीय संवहनी, लिखेंगे केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, केंद्रीय संवहनी जठर गुहा पाई जाती है। पाई जाती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, इनमें केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जो कि हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है, जो कि हाइपोस्टोम पर स्थित मुख गुहा में खुलती है, या मुख में खुलती है, मुख द्वारा स्थित मुख द्वारा खुलती है, खुलती है। तो आप लोगों ने 5वें पॉइंट में लिखा है
इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जो कि हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। अगला कैरेक्टर लिखेंगे छठवां, इसका छठवां कैरेक्टर लिखेंगे स्टूडेंट्स छठवां कैरेक्टर है कि इनमें अंतः कोश की तथा अंतरा कोश की दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। इन प्राणियों में अंतः कोश की तथा अंतरा कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। पाचन पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि इन प्राणियों में अंतरा कोशिकीय पाचन और अंतः कोशिकीय पाचन दोनों प्रकार का पाया जाता है। अंतः कोशिकीय पाचन मतलब कोशिकाओं के अंतर्गत पाचन की क्रिया संपन्न होती है, जबकि अंतरा कोशिकीय पाचन का मतलब कि कोशिका से बाहर पाचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो इस प्रकार के पाचन को अंतः कोशिकीय पाचन और अंतरा कोशिकीय पाचन कहा जाता है। आगे अगला पॉइंट नोट करेंगे, सातवां है इनके कुछ सदस्यों में जैसे कोरल या प्रवाल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। तो लिखेंगे इनके कुछ प्राणियों में जैसे कोरल या प्रवाल या मूंगा में जैसे कोरल या प्रवाल या मूंगा में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, इनके कुछ प्राणियों में जैसे कोरल या मूंगा या प्रवाल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। अगला पॉइंट डालेंगे, इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस पाया जाता है। अगला है
इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। पाया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि संघ नाइडेरिया के जंतु में दो आकार पाया जाता है। जंतुओं में दो आकार मिलते हैं, दो आकार के जंतु मिलते हैं। तो लिखेंगे अगला पॉइंट 9वां, संघ नाइडेरिया के जंतुओं में संघ नाइडेरिया के जंतुओं में संघ नाइडेरिया के जंतुओं में दो आकार पाया जाता है। दो आकार पाया जाता है। पहला पॉलिप और दूसरा मेडुसा। लिखेंगे पहला एक पॉलिप जो कि बेलनाकार व अस्थावर होता है। पहला पॉलिप, पहली अवस्था क्या है स्टूडेंट्स? पॉलिप जो कि बेलनाकार व अस्थावर होता है, जो कि बेलनाकार व अस्थावर होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, कौन है? तो हाइड्रा में, जैसे हाइड्रा में। और दूसरा है मेडुसा, दूसरा आकार इसका है स्टूडेंट्स मेडुसा। मेडुसा में लिखेंगे यह छत्रक नुमा संरचना है। हम संरचना बनाकर आपको आगे दिखाएंगे। यह छत्रक नुमा संरचना है। यह छत्रक नुमा संरचना है तथा ये मुक्त प्लावी होते हैं। जैसे इनमें होते हैं, जैसे ओरेलिया या जेलीफिश। जैसे ओरेलिया में, ओरेलिया को ही क्या बोला जाता है? जेलीफिश भी बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें अगला पॉइंट है इनमें मुख के पास संस्पर्शक पाए जाते हैं। इन प्राणियों के मुख के पास
पास संस्पर्शक पाए जाते हैं, जिसको टेंटिकल्स कहा जाता है, संस्पर्शक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। आपने देखा इन प्राणियों के मुख के पास संस्पर्शक पाए जाते हैं। अगला, इनमें श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अगला लिखेंगे, इनमें श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं पाया जाता है। तो लिखेंगे इनमें श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व उत्सर्जन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये इनके मुख्य कैरेक्टर हैं। अगला कैरेक्टर लिखेंगे आप लोग, 12वां कैरेक्टर। तो 12वां कैरेक्टर आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि संघ नाइडेरिया के कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात इनमें जो दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, मेडुसा और पॉलिप, दोनों एक के बाद एक आती रहती हैं। तो आगे लिखेंगे, अर्थात इन जंतुओं में दोनों अवस्थाएं, इन जंतुओं में दोनों अवस्थाएं कौन कौन? पॉलिप व मेडुसा दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती रहती हैं, एक के बाद एक आती रहती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है कुछ प्राणियों में, और एक के बाद एक ये दोनों अवस्थाएं पॉलिप और मेडुसा आती रहती हैं। इनकी एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल है ओबेलिया, ओरेलिया अलग है, ओबेलिया अलग है। तो ओबेलिया में क्या होता है, दोनों अवस्थाएं पॉलिप और मेडुसा एक के बाद एक आती रहती है, पीढ़ी एकांतरण जारी रहता है। अगला लिखेंगे, इन प्राणियों में संस्पर्शकों तथा शरीर के अन्य भागों में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। 13वां लिखेंगे, इन प्राणियों के शरीर में, इन प्राणियों में संस्पर्शकों तथा शरीर, इन प्राणियों में संस्पर्शकों तथा शरीर के अन्य भागों में, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं।
जाती हैं, जो इस संघ की मुख्य विशेषता है। और क्या करती हैं? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा शिकार को पकड़ने व किसी ठोस सतह से चिपकने में भी मदद करती हैं। लिख लेंगे, जो इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, साथ ही शिकार को पकड़ने व किसी ठोस सतह से चिपकने में भी मदद करती हैं। साथ ही क्या करने में स्टूडेंट्स? किसी ठोस सतह से चिपकने व शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं। शिकार को पकड़ने व किसी ठोस सतह से चिपकने में भी मदद करती हैं। भी मदद करती हैं, सहायता करती हैं या मदद करती हैं। तो आप लोगों ने देखा, जो ये संस्पर्शक तथा शरीर के अन्य भागों में जो दंश कोशिकाएं होती हैं, सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्या करती हैं? शिकार को पकड़ने व किसी ठोस सतह से चिपकने में भी मदद करती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं आपस में मिलकर तंत्रिका जाल बनाती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं आपस में मिलकर तंत्रिका जाल बनाती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं आपस में मिलकर तंत्रिका जाल बनाती हैं। इनमें नेत्र बिंदु स्ट्रैटोसिस्ट पाया जाता है। नेत्र बिंदु जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? स्ट्रैटोसिस्ट। नेत्र बिंदु स्ट्रैटोसिस्ट पाया जाता है। तो इनमें नेत्र बिंदु भी पाया जाता है। जनन की बात कर लिया जाए तो ये अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा करते हैं। ये अलैंगिक जनन किसके द्वारा करते हैं? मुकुलन द्वारा। करते हैं। जैसे हाइड्रा में
हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन कैसे होता है, मुकुलन द्वारा। हम आपको जस्ट बताए थे शुरू में, जैसे हाइड्रा में। तथा लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। तथा लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। द्वारा होता है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। लैंगिक, आप लोगों ने देखा लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ये करते हैं हाइड्रा में, तथा लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे जल्दी से। पहला लिखेंगे ऑरेलिया हाइड्रा। ऑरेलिया हाइड्रा, हाइड्रा। उसके बाद है ओबेलिया फाइसेलिया। ओबेलिया फाइसेलिया। फाइसेलिया याद रखेंगे। जो फाइसेलिया होता है इसे पुर्तगाल युद्ध मानव भी कहते हैं। तो पोस्ट में लिख लेंगे, इसे पुर्तगाल युद्ध मानव भी कहते हैं। मानव भी कहते हैं। पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि पुर्तगाल युद्ध मानव किन्हें कहा जाता है, फाइसेलिया को कहा जाता है। आगे समुद्री कलम। समुद्री कलम। समुद्री कलम के बाद है सी पेन या पिनैक्टुला कहा जाता है। सी पेन या पिनैक्टुला। पिनैक्टुला भी इन्हें कहा जाता है, सी पेन या पिनैक्टुला। पिनैक्टुला है, पिनैक्टुला नहीं है, यहाँ इन्हीं है पिनैक्टुला। आगे आप लोग लिखेंगे फंजिया, यह कोरल है। फंजिया, इसको कोरल कहा जाता है। यह कोरल है, कोरल है। फंजिया के बाद आता है स्टूडेंट्स, किसका नंबर है, मिंड्रा। यह मस्तिष्क कोरल है। मिंड्रा, यह मस्तिष्क कोरल है। मस्तिष्क कोरल है। इसके बाद है समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन, सी
एनीमोन, सी एनीमोन, सी एनीमोन। एग्जाम्पल रहे किसके, संघ सिलेंट्रेटा के सदस्यों के एग्जाम्पल रहे, संघ सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल रहे ऑरेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, समुद्री कलम, फंजिया, मिंड्रा और सी एनीमोन। जिसमें आप लोग मेडुसा और जो पॉलिप स्टेज अवस्था कहे थे उनमें कुछ प्राणियों के बनाएंगे कि और मेडुसा और पॉलिप स्टेज क्या होते हैं, तो आप लोग स्ट्रक्चर मेरे साथ बनाएंगे। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हमने ऑरेलिया का एक स्ट्रक्चर डायग्राम बना रखा है। ये मेडुसा स्टेज है। ये जो हमने आपके सामने डायग्राम बनाया है ये कौन सी अवस्था है, मेडुसा। ये मेडुसा अवस्था है। और ये जो अवस्था आप देख रहे हैं ये पॉलिप अवस्था है, पॉलिप, पॉलिप। तो आप लोगों ने हम आपको बताए थे कि कुछ इनके सदस्यों में क्या होता है, पीढ़ी एकांतर में पाया जाता है, एक के बाद एक अवस्थाएं आती रहती हैं, मेडुसा और पॉलिप। याद रखेंगे एक और चीज आपको बता दें कि एक एडेम्सिया का भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये तो किसका है, ऑरेलिया का। एक एडेम्सिया का भी स्ट्रक्चर मेरे साथ बनाएंगे। एडेम्सिया, एडेम्सिया का स्ट्रक्चर यहाँ खींचेंगे हम लोग। और कौन सा स्ट्रक्चर, तो पॉलिप अवस्था पहले खींचेंगे, पॉलिप, पॉलिप अवस्था खींचेंगे। तो ऐसे होता है। ऐसे आप लोग डायग्राम मेरे साथ खींच लेंगे, इसके बाद यहाँ ऐसे दिखा देंगे। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एडेम्सिया का पॉलिप अवस्था है, पॉलिप अवस्था, जबकि इसका मेडुसा अवस्था बनाएंगे।
इसकी कौन सी अवस्था रहे? मेडुसा। मेडुसा। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा किसका? पॉलिप अवस्था एडेंसिया का मेडुसा अवस्था। तो हमने आपको बताया था कि इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, एक के बाद एक अवस्था आती रहती है। तो याद रखेंगे संघ सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हैं उनके बारे में आप लोगों ने मुख्य कैरेक्टर को भी पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर को भी पढ़ लिया है, और पॉलिप और मेडुसा अवस्था भी यहाँ पर अध्ययन कर रखा है। अब इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरा संघ जिसका नाम है टिनोफोरा। तो आगे की वीडियो में वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनमें जो शारीरिक संगठन होता है, शारीरिक संगठन वो किस प्रकार का होता है? संघ सिलेंट्रेटा में शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इनमें जो सममिति होती है, सममिति किस प्रकार की होती है? और तीसरा है कि इन प्राणियों में जो संस्पर्शक होते हैं, टेंसिकल्स होते हैं, उनके कार्य क्या हैं? इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जुड़े रहे एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।